अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, जो मामला है इसराइल का उसको लेकर या पाकिस्तानी फौज को भिजवाने का जो मामला है उसको लेकर मेरी इत्तला के मुताबिक फजलुर रहमान साहब को और जमात इस्लामी को कंट्रोल कर दिया गया। ये जो अभी फजलुर रहमान साहब से मुलाकातें हुई हैं, मेरे एक सोर्स ने मुझे बताया कि इनमें जो असल कहानी है, जो मोहसिन नकवी साहब मिले हैं या उसके बाद बिलावल मिले हैं और जो दीगर मुलाकातें हो रही हैं, इसमें असल कहानी है इसराइल में पाकिस्तानी फौज को भेजे जाने की। और मौलाना फजलुर रहमान साहब को उतनी ही इजाजत मिलेगी जितना एहतजाज उन्होंने इससे पहले किया था। यानी जब यह अमन मुआहिदा हो रहा था तो फजलुर रहमान साहब ने छोटी मोटी टुक टक की थी इसराइल को लेकर, हल्का फुल्का वो स्टेटमेंट जारी करते हैं, लेकिन वो उससे आगे नहीं बढ़ते जो रियासत की पॉलिसी होती है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो भी तय कर लेती है, फजलुर रहमान साहब उसके सहूलतकार बनते हैं। वो एक मजहबी, उनका एक तासुर जरूर है, वो अपने आप को एक मुजाहिद के तौर पर पेश जरूर करते हैं, लेकिन वो एक रवायती सियासतदान है और उन्हें कंट्रोल कर दिया गया है। जमात इस्लामी हम सब पहले ही जानते हैं कि वो एक कंट्रोल्ड पॉलिटिकल पार्टी है, एक प्रोग्रेसिव इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी है और उसका कोई ताल्लुक नहीं है ऐसी किसी एक्टिविटी से जो रियासत के खिलाफ जा रही हो या रियासती पॉलिसी के खिलाफ जा रही हो। वो उसके रास्ते में खास तौर पर जब एस्टेब्लिशमेंट कोई फैसला करती है तो जमात इस्लामी हमेशा उस फैसले के लिए सहूलतकारी फराहम करती है। तो जनाब, ये दोनों तो हो गए कंट्रोल। जो दो मजहबी ग्रुप में बड़े, यानी फजलुर रहमान साहब और जमात इस्लामी का, ये दोनों कंट्रोल हो गए। तहरीक लब्बैक को क्रश कर दिया गया। उसके जो दोनों इस वक्त सरबराह हैं, दोनों तो नहीं है, एक सरबराह है, दूसरा उसका भाई है, उन दोनों का पता ही कोई नहीं है किधर गए। ज्यादा शुबा यह है कि वो एजेंसियों की हिरासत में है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वो दौड़ गए हैं। अगर तो वो दौड़ गए हैं ना, तो फिर तो उन्होंने बेड़े गर्क कर लिया पकड़ के अपनी सारी सियासत का और हमेशा के लिए अपनी शख्सियत का भी। लेकिन इसके इम्कानात कम है। मेरे ख्याल में वो दौड़े नहीं है, भागे नहीं होंगे, एजेंसियों के पास होंगे और वक्त आने पर उन्हें सामने लाया जाएगा। बाकी जो मौलवी बच गए हैं पीछे, जो मजहबी लोग बच गए हैं, उनकी तनख्वाहें लगा दी गई हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से और उनको पैसा मिलेगा हर महीने। और मौलवियों का जो एक ग्रुप है उसको बुलाकर मरियम नवाज साहिबा ने मुलाकात भी की है, क्योंकि उनके लिए डबल प्रॉब्लम है ना। एक तो मौलवियों को राजी रखना है, जो कुछ भी पाकिस्तान की रियासत करने जा रही है तो उसके खिलाफ कोई मौलवी इकट्ठे होकर कोई बयानिया ना बना ले या कोई ऐसी बात ना करे। तो नंबर एक, तो उनको पैसा वैसा भी लगा दिया है, अब उनको पैसे मिला करेंगे महाना, जो बड़ी अच्छी बात है। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा ने काम बहुत पहले शुरू किया था। और दूसरा जो है, सरकारी मौलवियों के ऊपर मेहरबानियां शुरू कर दी गई है, जैसा कि मुफ्ती मुनीब है, बाकी लोग हैं, इनको बिठा के मरियम नवाज साहिबा यकीन दहानी करवाती रही कि मैं बड़ी मजहबी खातून हूं, मेरा खानदान बड़ा मजहबी है, हम तो ईद मिलादुन नबी मनाने वाले लोग हैं, क्योंकि ये सुन्नी मौलवी थे ना सारे। तहरीक लब्बैक के साथ जो भी हुआ, ये डबल मिशन है। एक तो ये है कि जो इसराइल के अंदर जो उसके साथ मामला पाकिस्तान करने जा रहा है, उसमें ये मौलवी चुप रहे, मुंह बंद रखे अपना और उतनी बात करें जितनी इनको इजाजत मिले। नंबर दो ये है कि जो हुआ मुरीद में सानिया, उसके बाद एक खतरा भी मौजूद है ना कि कोई रिएक्शन ही ना आ जाए, कोई उठ के कोई हरकत ही ना कर दे। इनकी सिक्योरिटी भी सारी तब्दील की गई है, स्क्रूटनी की गई है, तो अब इनको महफूज बनाना भी एक बड़ा मिशन है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो जैसे एक दौर में जनरल बाजवा भी रात करवा के खबरें चलवाता था ना कि जनाब मैं तो बड़ा सच्चा और पक्का मुसलमान हूं, जब उसे मुसीबत पड़ गई थी इसी तहरीक लब्बैक के साथ लड़ाई के नतीजे में, तो तहरीक लब्बैक ने कह दिया जी जनरल बाजवा जो है वो गैर मुस्लिम है, उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया और कुछ इधर उधर की चीजें कह दी। तो ये वैसे कोई फैसला करने वाले होते तो नहीं, लेकिन उन्होंने बड़े इल्जाम लगाए। तो उसके बाद जनरल बाजवा साहब जो है वो मिलाद करवा के खबरें चलवा रहे थे। उन्होंने अपने बारे में कॉलम और अखबार के अंदर तहरीरें लिखवाई मुख्तलिफ लोगों से कि जनाब मैं तो बड़ा सच्चा और पक्का मुसलमान हूं और मैं तो जनाब बड़ा सही उल अकीदा मुसलमान हूं। तो ये सारी चीजें जनरल बाजवा बेचारा कर रहा था। अब ये मरियम नवाज के गले पड़ गया वही सारा कुछ के मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए इन्होंने जो कुछ मुबैना तौर पर किया। अब ये एक खौफ में है कि पाकिस्तान में जो अवामी अक्सरियत है वो सुन्नी मुसलमानों की है और उन्हीं के उलमा इकराम ज्यादा बड़ी तादाद में है। अब जो कुछ हुआ वहां मुरीद के में, उसके बाद सबको अपनी अपनी फिक्र पड़ी हुई है और बदकिस्मती से खौफनाक खबरें आने के बावजूद पूरे मुल्क में कोई एक आवाज भी अभी तक नहीं उठ सकी। मरियम नवाज ने मौलवियों को दीन पढ़ाया, उसने दीन की बहुत सारी बातें की, बल्कि वो दबे लफ्जों में तहरीक इंसाफ पे और तहरीक लब्बैक के ऊपर जो है वो करती रही, तनकीद नहीं करती रही। और वो ये कहती थी जी ये हथियार बना लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं और शिद्दत पसंदी होती है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि शिद्दत पसंदी क्या होती है। ये चंद अखबारात की कटिंग है, इनको अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली शिद्दत पसंदी इस मुल्क में PMLN ने कितनी ज्यादा फैलाई है। ये जरा एक अखबार देखें, ये नवाज शरीफ साहब के दौर की बात है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ अमेरिका, हिंदुस्तान और इसराइल पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में लाना चाहते हैं। IGI पाकिस्तान और दो कौमी नजरिया बचाओ की जंग लड़ रहा है। 24 और 27 अक्टूबर को अवाम बद किरदारों को मुल्क से निकलने पर मजबूर कर देंगे, शाहिद ककान अब्बासी। अब ये इस किस्म की खबरें उस दौर में अखबारात में लिखवाई जाती थी। नवाज शरीफ की बातें सुने आप। 24 अक्टूबर मुहिब्बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतह और गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिल्लत का दिन होगा। ये जनाब नवाज शरीफ साहब जो है वो अपनी तहरीक इस तरह चलाया करते थे कि खुद को कहते थे कि हम हुब्बे रसूल के अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये जो मेरे मुखालिफिन है ये गुस्ताखान रसूल है, ये गुस्ताख रसूल है। मजहब का इतना बड़ा हथियार नवाज शरीफ खुद इस्तेमाल करता था। IGI की कामयाबी के लिए खाना कबा में दुआएं हुई हैं और बेनजीर की कामयाबी के लिए इसराइल और अमेरिका में दुआएं मांगी जा रही हैं। सलमान रुश्दी ने बेनजीर को वोट देने का कहा। ये खबरें जनाब नवाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ के नाम से छपी हुई है अखबारात के अंदर और जंग अखबार में छपी हुई है। तकबीर अखबार को देखें, भुट्टो खानदान के खिलाफ भयानक जराइम की चार्ज शीट, अवाम की अदालत में अवाम का मुकदमा यौम हिसाब सर पर आन पहुंचा। अब जनाब वो कह रहे हैं जी उनका दादा जो है उसने नेहरू को जूनागढ़ पर फौज खुशी की दावत दी। बाप जो है यानी जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा था ना, बाप यानी जुल्फिकार अली भुट्टो, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, जमहूरियत के नाम पर बदतरीन फस्तायत मुसल्लत की। फिर मां यानी जो बेनजीर की मां है, मां ने पाकिस्तान के एटमी राज इसराइल और अमरीकी यहूदियों को पहुंचाए, मुल्क की फौजी और इक्तसादी इमदाद बंद करवाई। बेटी यानी बेनजीर भुट्टो यहूदो हुनूद की एजेंट बनी, कुरान और कवानीन शरीयत का मजाक उड़ाया और मुजाहिदीन कश्मीर और अफगानिस्तान से गद्दारी की।
ये नवाज शरीफ के कारनामे बता रहा हूं मैं आपको। नून लीग के भाई, जो भाई था बेनजीर का एक भाई, उसके बारे में लिखा, दहशतगर्द तंजीम अल जुल्फिकार बनाई, सदर ज़ियाउल हक शहीद के तैयारे को तबाह किया, हजारों को कत्ल और सैकड़ों को अगवा किया। शौहर आसिफ अली जरदारी, सरकारी खजाने से अरबों रुपए लूटे, मिस्टर 10% का बैनुल अक़वामी खिताब पाया। सर ठेकों और पट्टों और रिश्वतों की रकम से यूरोप में अरबों की जायदादें बनाई। ये जनाब नवाज शरीफ साहब जब मदद कार्ड इस्तेमाल किया करते थे तब ये जायज हुआ करता था। एक और आप देखें, 20 माह की अंधेर नगरी में भारत के यार, इसराइल के वफादार, पीपल्स पार्टी के गमख्वार, वाशिंगटन में बेनजीर भुट्टो के लिए लॉबी करने वाला मार्क सीगल कौन है? यहूदी। ये नवाज शरीफ साहब छुपवा रहे हैं। मेरा वोट पाकिस्तान में होता बेनजीर को देता, सलमान रुश्दी। ये नवाज शरीफ साहब छुपवा रहे हैं खबरें। पीपल्स पार्टी की हमायत में अमेरिकी इमदाद बंद कराने की धमकी देने वाला कांग्रेसमैन स्टीफन फुलार्स यहूदी। यानी ये इस तरीके से यहूदी कार्ड बेनजीर के खिलाफ भी इस्तेमाल करते थे। अभी हाल ही में इन्होंने ये सारे कार्ड इमरान खान के खिलाफ भी इस्तेमाल किए। कुछ अर्सा पहले जब इमरान खान साहब को गोलियां लगी तो एक मजहबी जनूनी ने मारी, लेकिन उससे पहले पीएमएलएन ने एक भरपूर प्रोपेगेंडा किया और तौहीन तक के इल्जाम, तौहीन मजहब के इल्जाम इमरान खान साहब पे लगा दिए। हत्ता के पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन के ऊपर वो चीजें चलाई गई। एक भरपूर कंपेन इमरान खान के खिलाफ लॉन्च की गई, जिसमें कुछ बदकिस्मती से सहाफियों को भी हिस्सा बनाया गया और फिर इमरान खान साहब को गोलियां मारी गई। ये वो वाहिद आदमी है जो बच गया है। मैं एक बात आपको बताता हूं, आज तक पाकिस्तान में जिसको भी मारने का फैसला किया गया वो मर गया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो जानवर नहीं हो सके, फातिमा जिन्ना वो भी इसी रस्ते में मारी गई, लियाकत अली खान वो भी मारे गए, जुल्फिकार अली भुट्टो वो भी मारे गए, बेनजीर पर हमला हुआ वो भी मारी गई, ज़ियाउल हक पर हमला हुआ वो भी मारा गया। इमरान खान वाहिद आदमी है जिस पर हमला हुआ, उसका खून बह गया लेकिन वो बच गया। यहां मामला आकर फंस गया। इमरान खान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बचा लिया, वरना इससे पहले जिसको भी कत्ल करने का फैसला हुआ इस मुल्क में वो शख्स कत्ल हो गया। इमरान खान साहब बच गया तो अल्लाह ताला की मर्जी, अब कुछ और है। बहरहाल ये प्रोपेगेंडा बहुत पुराना चल रहा है और तब से लेकर अब तक लगातार ये प्रोपेगेंडा चलता ही चला आ रहा है, इसको ब्रेकें लग ही नहीं रही। अब नाज़रीन, मैं एक चीज और आपके सामने अभी रखता हूं कि गजा में 104 शहादतें हो गई। इसके ऊपर मगरबी ममालिक का रद्दअमल आ रहा है और वो इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का रद्दअमल मैंने नहीं देखा। कतर के जो वज़ीर आज़म है उन्होंने न्यूयॉर्क में यानी अमेरिका में खड़े होकर बड़ा सख्त रद्दअमल दिया। उन्होंने जो वज़ीर आज़म है कतर के और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम सानी, उन्होंने गजा पर जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली हमलों को इंतहाई मायूस कुन और दिलखराश करार देते हुए कहा कि खित्ते में तमाम सुर्ख लकीरें अबूर हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हमले ने अमेरिका को यह साबित कर दिया कि खित्ते की तमाम सुर्ख लकीरें अबूर हो चुकी हैं, जबकि हमास ने वादे किया है कि वो गजा में हुकूमत छोड़ने पर आमादा है। अंदाजा करें आप। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से मैंने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं देखा, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने शायद ये फैसला कर दिया है कि वो अब अपना कैंप तब्दील कर चुके हैं और अब वो अमेरिका और इसराइल के कैंप में ऐसा लगता है कि खड़े हैं। और अभी क्योंकि एक्सटेंशन का टाइम करीब है तो बैनुल अक़वामी सतह पर भी काफ़ी काम करना है और पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी काम करना है। तो आसिम मुनीर साहब का जो शख्सियत है उसको बहुत ज़्यादा निखार के सामने लाया जा रहा है और बड़ी कामयाबियां अल्लाह ताला ने उन्हें दी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको खिताब दिया था, सैफुल्लाह का खिताब दिया था। तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु से मुवाज़ना करना एक ज़्यादती है, क्योंकि आसिम मुनीर साहब ने 1 इंच ज़मीन भी आज तक फतह नहीं की। कश्मीर फतह करने का हमें 70 साल से चूरन बेचा गया पाकिस्तान की फौज की जानिब से। हमें हमेशा कहा गया कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान आज तक कुछ भी नहीं किया, 1 इंच भी नहीं लिया। आज इंडिया हमारे पानियों के ऊपर बैठा है, पानी के रास्ते रोक रहा है, वहां पे डैम्स बना रहा है, एक भी डैम नहीं तोड़ा, एक भी बंद नहीं खोल सके आज तक। हाँ, तैयारे उनके जरूर गिराए हैं, लेकिन ये इंडिया ने पहल की थी और उनके तैयारे गिरे। लेकिन हमने क्या फतह किया, हमने क्या हासिल किया? क्या आज इंडिया ने हमारे पानी नहीं रोके हुए? या तो पाकिस्तानियों के ऊपर अटैक किया जा रहा है। आसिम मुनीर साहब ने क्या फतह किया? 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन फतह किया, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को उठा के सबको जेलों में डाल दिया, ये फतह किया। 26 नवंबर हमारे सामने है, 9 मई हमारे सामने है, अभी ये सानिया मुरीद के हमारे सामने है, जगह जगह होने वाले ड्रोन हमले हमारे सामने हैं और अफगानिस्तान से एक जंग हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये मुवाजना बनता नहीं है, मेरे ख्याल में ज्यादती है जो राना सनाउल्लाह साहब ने की है। तो जब आप ज्यादती करेंगे तो हमें रिकॉर्ड सीधा करना पड़ेगा। हमें कोई एतराज नहीं, आप आसिम मुनीर साहब की दिन रात तारीफें करें, जितनी मर्जी तारीफें करें, लेकिन जब आप इस्लाम की मुकद्दस हस्तियों को सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के साथ आप लाकर मिलाएंगे ना, या उनकी मिसालें देंगे, तो फिर हमें मजबूरन जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखने पड़ेंगे और फैक्ट्स बड़े तल्ख हैं, इनके ऊपर बात ना ही हो तो बेहतर है। और देखें ना, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस मौके पर सिपा सलारी से हटाया जब मुसलमानों को यह लगना शुरू हो गया था कि फतह खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की वजह से आती है। जब मुसलमानों को यह लगना शुरू हो गया था कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की वजह से ये सारी फतवात मिल रही हैं, तो आपने ऐन जंग के मौके पर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु को बना दिया सिपा सलार, और इसके बावजूद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु उनके साथ मिलकर जंगों में हिस्सा लेते रहे और बड़े आम मशवरे भी देते रहे, बड़े जबरदस्त मार के भी सर करते रहे। तो जर्नैल तो जंग के बीच में भी तब्दील किया जा सकता है, और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा जर्नैल अगर तब्दील किया जा सकता है तो आसिम मुनीर साहब की तो औकात ही कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, पाँव की धूल भी नहीं है। तो ये मैं, क्योंकि आपने मिसाल दी थी राना सनाउल्लाह साहब, तो अगर आपने शुक्रिया अदा करना है आसिम मुनीर साहब ने या एसपीआर ने इस मामले में, तो वो राना सनाउल्लाह साहब का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि मैंने उनका रिकॉर्ड दुरुस्त किया है और ये बहुत जरूरी था। अब नाज़रीन आ जाए, ये जो अफगानिस्तान के साथ एक हमारा एडवेंचर चल रहा है, ये शुरू होता है उस दिन जब डोनाल्ड ट्रंप इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि हमें चाहिए बगराम एयरबेस, तो अफगानिस्तान मना कर देता है। उसके फौरन बाद ख्वाजा आसिफ साहब अचानक कहते हैं कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है
और पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के साथ हालात खराब होना शुरू हो जाते हैं। अब जो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया ना, जो ट्वीट किया, ये अंग्रेजी जुबान हमने बड़े गौर से पढ़ी। मेरी और भी बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात हुई, बहुत सारे ऐसे लोग जो बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनसे भी बात हुई। तो ख्वाजा आसिफ साहब इस तरह की अंग्रेजी लिखते नहीं है, ना वो इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं उर्दू लिखते हुए ना अंग्रेजी लिखते हुए। ये ट्वीट ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद नहीं लिखी, हम सबको इस बात का यकीन है। ये उन्हें दी गई और उन्होंने अपने अकाउंट से इस ट्वीट को कर दिया। अब देखिए, ऐसा लगता है कि किसी लेवल पे ये तय पा गया कि जंग लाजिम है और जंग अब शुरू की जाएगी, और मामला शुरू होता है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बगराम एयरबेस मांगने पे। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब का जो अपना ट्वीट है वो तो ये है कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। कल तक वो ये कह रहे थे, अफगान तालिबान ने जब फतह हासिल की और अमेरिकन वहां से निकले नामुराद होकर उस वक्त, तो उस वक्त इन्होंने ये कहा था कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। लेकिन अब क्योंकि जंगबंदी है इस वक्त, और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कोई एक छोटा सा वाकया मामले को भड़का देगा और उस भड़कते हुए मामले में एक नई जंग की तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ चला जाएगा। जरूरी यह है कि हम पहले भारत से अपना पानी छुड़वा लें, जो एक बड़ा जरूरी काम है और यह भी किया जाना चाहिए। अच्छा जी, जो टुलू न्यूज़ है अफगानिस्तान का, उसने एक दावा किया, वो ये कहते हैं जी मुज़ाकरात अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो जारी रखना चाहती थी इस्तांबुल में, और बगैर किसी नतीजे पर पहुंचे पाकिस्तान का जो वफद है वो वापस चला गया मुज़ाकरात छोड़कर, जबकि जो अफगान वफद है वो अभी भी इस्तांबुल में मौजूद है। ये उन्होंने दावा किया। लेकिन जंग का माहौल तो बनाया जा रहा है और आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लगता है कि जंग शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, खित्ते के अंदर बहुत सारा तेल मौजूद होने के बावजूद पाकिस्तान ने दुनिया के दूसरे कोने से अमेरिका से तेल बरदार जहाज मंगवाया और अमेरिका से तेल खरीदा। याद रखिए, यहाँ पे पूरे खित्ते में गल्फ के अंदर जो अरब ममालिक हैं बहुत तेल है, ईरान के पास तेल है, रूस के पास तेल है, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका से तेल खरीदा है। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को मेरे ख्याल में राजी रखना चाहते हैं। ये जो तेल आ रहा है ना, इसके लाने का खर्चा या इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका खर्चा कई गुना ज्यादा है जो हम मकामी यहाँ से तेल हासिल करते हैं उससे। अब ये पैसा कहां से आएगा? या तो तेल महंगा किया जाएगा, या जो तेल के ऊपर जो टैक्सेस दिए जाते हैं उनमें कट लगा के हुकूमत अमेरिका का पूरा करेगी। लेकिन जो भी होगा, पाकिस्तान का नुकसान होगा। आने वाले दिनों में इसके आदाद शुमार जब सामने आएंगे तो हमें पता चलेगा कि इस मामले के अंदर क्या है। अब एक चीज मैं आपके सामने और रखूं, ये मैं रिकॉर्ड के लिए रख रहा हूं सिर्फ, सुहेल अफरीदी के खिलाफ लगातार घटिया और गंदी जुबान इस्तेमाल की जा रही है। राना सनाउल्लाह साहब भी कर रहे हैं, अता तारड़ भी कर रहे हैं और दीगर लोग भी कर रहे हैं। अब जो नए अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए गए हैं उनमें है कि जाहिल वज़ीर आला और दहशतगर्दों का हमदर्द। इस किस्म के अल्फाज लगातार इस्तेमाल किए जा रहे हैं और सुहेल अफरीदी को उकसाया जा रहा है। उसने अभी तक बराह रास्त किसी को गाली नहीं दी, किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। वो आइन और कानून की बात करता है, उसने कोलेटरल डैमेज की बात की कि कोलेटरल डैमेज बहुत थोड़ा सा भी होना तो दुनिया में काबिल कबूल नहीं होता, ये जंगी जराइम के ज़ुमरे में आता है। लेकिन यहाँ पे कोलेटरल डैमेज इतना बड़ा है कि बेशुमार सिविलियन शहीद हो जाते हैं और दहशतगर्द एक भी नहीं मारा जाता। लिहाजा ये सिलसिला इस तरह नहीं होना चाहिए, इसे बंद होना चाहिए। नाज़रीन, महमूद खान अचकज़ई साहब के एक स्टेटमेंट से मैं इस वीलॉग का इख्तिताम करता हूँ, और उन्होंने एक स्टेटमेंट में इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उसके बारे में बताने की कोशिश की है एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा सूरत ये है कि पाकिस्तान का इस वक्त हर जिला एक कर्नल चला रहा है। ये पाकिस्तान के बारे में उनका कहना है, महमूद खान अचकज़ई साहब का। और कुछ ज़्यादा गलत बात उन्होंने नहीं की। अगर आप हक़ाइक़ देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में जो सिविलियन हुक्मरानी है वो सिर्फ एक ख्वाब की तरह, एक शराब है। पाकिस्तान चल रहा है धोखाधड़ी में, गाड़ी चला कोई और रहा है, हैंडल पे कोई और बैठा हुआ है, दिखाई कोई और दे रहा है, पीछे से डोरियां कोई और हिला रहा है। ये वही मामला है जिसके ऊपर शहीद अरशद शरीफ ने आवाज़ उठाई थी, उनकी आवाज़ बंद कर दी गई। इमरान खान ने आवाज़ उठाई थी।